तारा की हाल ही में कार्तिक से शादी हुई होती है। एक दोपहर जब वो सो रही होती है, तभी उसकी सास पूनम एकदम से आकर उस पर चिल्ला पड़ती है। बहू, क्या हुआ? क्या हुआ माँ जी? अरे निकम्मी कामचोर लड़की, भरी दोपहर में घोड़े बेचकर सोते हुए तुझे जरा भी शर्म नहीं आती क्या? क्या माँ जी, आप भी बस इतना सा कहने के लिए मुझे अपने चिल्लाकर उठा दिया। कहीं आज मुझे हार्ट अटैक आ जाता तो? अरे ऐसा कौन करता है भला? ज्यादा बकवास मत कर और जल्दी उठ, ऐसे सोती मत रहे। रात भर क्या मच्छर मारती बैठती है क्या तू, जो दिन में तुझे सोना पड़ता है? अगर इतना सोएगी तो घर में पनौती आएगी। अरे माँ जी, सुबह भी तो मैं जल्दी ही उठती हूँ ना, इसीलिए दिन में थोड़ा बहुत सो लेती हूँ। अब व्यक्ति के आराम करने से घर में पनौती कैसे आ सकती है? सोने दीजिए ना माँ जी, आज मैं 6 बजे उठी थी। नहीं नहीं, हरगिज नहीं। पर मैंने सारे काम निपटा दिए हैं माँ जी। तो क्या हुआ, शाम के खाने की तैयारी शुरू कर दे। और तुझे मैंने कहा था ना कि मसाले सिलबट्टे पर पीसने चाहिए, तो तूने वो सब क्यों नहीं किया? पहले वो जाकर कर ले। क्या, सिलबट्टे पर? हाँ, मिक्सर में पीसने से मसाला पूरी तरह नहीं पीसेगा, और साथ ही सिलबट्टे से पीसेगी तो उतनी ही बिजली की भी बचत हो जाएगी। और मेरे हाथों पर जो छाले आ जाएंगे, उनका क्या माँ जी? अरे तेरे छालों को मार गोली। वैसे भी एक गृहिणी को आए दिन छोटी मोटी चोटें तो लगती ही रहती हैं, और ये तो काफी आम बात है। देख बहू, ये तेरा मायका नहीं है, ससुराल है तेरा। इसलिए अब तू यहाँ पर जब जी चाहे सोए, जब जी चाहे उठे। ये सब कुछ बिल्कुल नहीं चलने वाला। यहाँ पर तौर तरीके से रहना होगा, क्योंकि ये तेरा अपना घर नहीं है, पति का घर है। इसीलिए अपना बहुधर्म अच्छे से निभा। क्या, पति का घर? फिर पूनम वहां से चली जाती है और बेचारी तारा को रसोई में जाकर काम करना ही पड़ता है। पर तब उसे अपने मायके की बहुत याद आती है। लड़कों को तो अपना घर बिल्कुल नहीं छोड़ना पड़ता, लेकिन शादी होने के बाद लड़कियों को ही अपना घर छोड़कर पराए घर में जाना पड़ता है। और यहाँ आकर तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं किसी स्कूल या हॉस्टल में आ चुकी हूँ। इतने नियम और कानून तो स्कूल में भी नहीं होते जितने कि मेरे ससुराल में हैं। कुछ ही दिनों में मेरा ये हाल है, ना जाने आगे चलकर क्या होगा मेरा। ऐसे ही एक रोज जब सास की सहेलियां घर आती हैं, अरे वाह पूनम, तेरी बहू तो एकदम गुनी है, तेरे हर हुकुम को अपने सराखों पर रखती है। चल चल, ज्यादा नजर मत लगा अब। अरे हमारी बहुएं तो हमारी सास बन चुकी है, और एक तेरी बहू है। अरे इन सब में तुम्हारा ही कसूर है। अगर तुम दोनों शुरुआती से ही अपने बहुओं के साथ सख्ती से पेश आती, तो आज वो इस तरह से तुम्हारे सर पर बैठकर नहीं नाच रही होती। हाँ पूनम, शायद तू सही कह रही है। अरे बहुओं को जितना दबाव में रखोगी, उतने ही तुम फायदे में रहोगी। लेकिन अब तो तुम दोनों का वक्त गया, क्योंकि तुम्हारी बहुएं तो अब दबाव में आने से रही। यह सब तारा चुपके से सुन लेती है। अपने ससुराल को लेकर मैंने क्या क्या सपने सजाए थे, लेकिन यहाँ पर मेरी सास है जो किसी हिटलर से कम नहीं है। फिर जब पूनम की सहेलियां चली जाती हैं, तभी माँ जी, आपकी सहेलियां तो बहुत ही अच्छी हैं। क्यों, मैं अच्छी नहीं हूँ क्या? अरे नहीं माँ जी, मैंने ऐसा कब कहा? वैसे कल मेरी भी सहेलियों को मैंने घर पर बुलाया है खाना खाने के लिए। इसी बहाने वो आपसे, पापा जी से और कार्तिक से भी मिल लेगी। क्या? अरे तू क्या पागल वागल हो गई है क्या? तेरे ससुराल में तुझसे मिलने आते हुए तेरी सहेलियों को शर्म नहीं आती क्या? अरे माँ जी, वो लोग कोई गलत काम थोड़ी ना कर रहे हैं जो उन्हें शर्म आ जाए। मुझसे मिलने ही तो आ रहे हैं ना यहाँ पर। अरे किससे पूछकर बुलाया तूने उन्हें? मायके की बात अलग होती है, लेकिन ये मेरा घर है। यहाँ पर कब कौन आएगा, जाएगा, उठेगा, बैठेगा, खाएगा, पिएगा, ये सब मेरे ऊपर निर्भर है। और मेरी अनुमति के बिना इस घर का एक पन्ना तक इधर का उधर नहीं होना चाहिए। समझी कि नहीं तू? अब जाकर कह दे अपनी सारी बेवकूफ सहेलियों से कि कल यहाँ पर मुंह उठाकर आने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है माँ जी,
तारा के पास और कोई चारा नहीं होता और उसे अपनी सहेलियों को घर आने से मना करना ही पड़ता है। ससुराल में आने पर अब उसे कई सारी पाबंदियों का सामना करना पड़ता है। बाहर भी जाना हो, कुछ खरीदना हो, छोटे से छोटे काम के लिए उसे अपनी सास की ही अनुमति लेनी पड़ती है। ऐसे ही एक सुबह, तारा, कल तुमने पापा और मुझे टिफिन में दाल तो दे दी, पर चावल क्यों नहीं दिए? भूल गई थी क्या तुम? अरे ध्यान कहाँ पर रहता है तुम्हारा? हाँ बहू, तुम्हें थोड़ा तो सोचना चाहिए था ना। हम दोनों तो दिन भर दुकान को संभालते हैं, तो ऐसे में हमें कितनी भूख लगती होगी। माफ कीजिए पापा जी, लेकिन कल सुबह बहुत काम था और उसी चक्कर में मैं शायद आप दोनों को चावल देना भूल गई। लेकिन आगे से ऐसी गलती बिल्कुल नहीं होगी, पक्का। अरे सारी फसाद की जड़ तो इसका कमबख्त फोन ही है। दिन भर ये तो बस उसी में लगी पड़ी रहती है, कभी इस सहेली से तो कभी उस सहेली से, कभी अपनी माँ से तो कभी अपनी भाभी से। अब तू फोन को हाथ लगाकर दिखा, मैं तुझ पर कड़ी नजर रखूंगी और सारा काम ठीक से करने के बाद ही तुझे तेरा फोन मिलेगा। ये आप कैसी बातें कर रही हो माँ जी? जितना आप बता रही हो मैं उतना फोन बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करती। बहू, अपनी सास के साथ सलीके से पेश आओ। पर पापा जी। बस तारा, माँ ने जो कहा है वो सुनो, ज्यादा परवर मत करो। पूनम अब तारा को सारा काम खत्म होने के बाद ही फोन देती है। वो बहुत दुखी होती है और ये सब अपनी माँ विद्या को कॉल करके बताती है। हे भगवान, ये तू क्या बोल रही है बेटी? देखो ना माँ, कितनी कठोरता से पेश आ रहे हैं ये मेरे ससुराल वाले। अरे अभी अभी तो मेरी शादी हुई है, घर गृहस्थी संभालना ये सब कुछ नया नया है मेरे लिए अभी। तो शुरुआत में तो थोड़ी बहुत गलतियां तो होगी ही ना, और इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि ये लोग मुझे छोटी मोटी गलतियों की इतनी बड़ी सजा दे दे। पूरा दिन मेरे पास कोई फोन नहीं रहता, बस काम में ही लगी रहती हूँ मैं। तारा बेटा, मैं सब समझ पा रही हूँ। हर ससुराल वाले नई बहू के साथ ऐसे ही पेश आते हैं ताकि बहू को ज्यादा ढील ना मिल सके और वो घर में सही से रह पाए। लेकिन तू उन सब की बातों का और इस व्यवहार का बुरा मत मान बेटा। वो लोग तेरे दुश्मन थोड़ी ना है, और तू देखना धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा। पर फिर भी माँ। अरे बाबा, हमारे साथ भी तो ऐसा ही हुआ है, लेकिन समय के साथ साथ सब कुछ ठीक हो भी गया है। तू कुछ ज्यादा ही सोच रही है। तू बस अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभा और किसी को भी शिकायत का मौका बिल्कुल मत देना। सबका दिल जीत लेगी तो सब तेरे साथ अच्छे से पेश आएंगे। वो लोग कोई बुरे लोग नहीं है बेटा, लेकिन उनके दिलों में तुझे अपनी जगह बनानी होगी। हाँ माँ, समझ रही हूँ मैं। चल अब मैं रखती हूँ, 4 बज चुके हैं। मुझे थोड़ी देर में मंदिर भी तो जाना है, तैयार हो जाती हूँ। ठीक है माँ। तारा मन ही मन अपने ससुराल में रहकर भी उदास रहती है। उसके पास बातचीत करने के लिए कोई भी नहीं होता, क्योंकि दिन भर पूनम उसका फोन अपने पास ही रखती है। फिर रात में सोते समय, कार्तिक, कैसा रहा तुम्हारा आज का दिन? तुम्हें पता है, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। आज ना मैंने टीवी पर एक सीरियल देखा जिसमें एक आदमी हूबहू तुम्हारी तरह ही दिख रहा था। अरे यार, बंद करो अपनी बकबक और सोने दो मुझे। इसके पास भी मेरे लिए समय नहीं है। मेरे पास कोई भी नहीं है बात करने के लिए। दिन ब दिन मुझे यहाँ पर अब घुटन महसूस होने लगी है। माँ जी और पापा जी से तो मैं क्या ही उम्मीद रखूं प्यार की, लेकिन जिस पति से उम्मीद थी, अब शादी के बाद वो भी अपने असली रंग दिखा रहा है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि शादी करके मैंने सबसे बड़ी गलती की है। फिर एक रोज तारा को मक्के की रोटी और सरसों का साग खाने का बहुत मन करता है, और तभी आज तो मैं पूरे बाजार में अच्छा वाला साग तो ढूंढ कर ही रहूंगी। ठंड के मौसम में साग और मक्के की रोटी खाई नहीं तो क्या ही खाया। बड़ा मन कर रहा है यार। माँ ने कहा था कि ससुराल वालों का दिल जीत ले, और आज मेरे हाथ का साग खाकर सबके सब एकदम खुश हो जाएंगे। फिर तारा काफी देर तक बाजार में अच्छा सा साग ढूंढती है और घर आकर सबके लिए बड़े ही प्यार से सरसों का साग और मक्के की रोटी बनाती है।
लेकिन जब ये सब पूनम देखती है तब वो गुस्से से आग बबूला हो जाती है। अरे ये सब क्या है बहू? ओफो माँ जी, आप पक्का देसी ही हो ना? अरे आपको ये नहीं पता, हमारी पंजाबियों की जान बसती है इसमें। सरसों दा साग ते मक्के दी रोटी बहुत स्वादिष्ट बना है और आज इसे खाने का मेरा बड़ा मन कर रहा था, इसीलिए मैंने बना दिया। पापा जी और कार्तिक भी इसे खाकर इसके दीवाने हो जाएंगे। अरे नालायक लड़की, तुझे मैंने कहा था ना कि इस घर में कोई भी काम मेरे अनुमति के बिना बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो तूने अपनी मर्जी से सरसों का साग क्यों बनाया, बता? अरे माँ जी, अब मुझे भी यही लगा कि आप सबको भी ये पसंद होगा और मुझे भी इसे खाने का मन कर रहा था, इसलिए मैंने बना दिया। देख बहू, मेरी बात कान खोलकर सुन ले। इस घर में तेरी नहीं मेरी चलेगी। क्या बनेगा और क्या नहीं, ये सब भी मैं ही तय करूंगी। लेकिन माँ जी, हर हफ्ते तो आपकी, कार्तिक की और पापा जी की पसंद का खाना बनता है, तो आज अगर मैंने अपनी पसंद का खाना बना भी दिया तो कौन सा बड़ा पाप कर दिया मैंने? मेरी इच्छा का इस घर में कोई महत्व नहीं है क्या? तभी वहां पर कार्तिक आता है। तारा, तुम्हें उसी दिन पापा ने कहा था ना कि माँ के साथ सलीके से पेश आना, तो ये सब क्या है? पर कार्तिक, मैंने क्या गलत बोला है? चुप हो जाओ तारा, हमारे यहाँ पर औरतें बड़ों के सामने सर झुकाकर चुपचाप रहती है और तुम तो माँ को उल्टा जवाब देती हो। ये सब यहाँ पर नहीं चलेगा। आज तो हम ये सब खा लेंगे, लेकिन अगली बार से ऐसा नहीं होगा। कायदे कानून में रहोगी तो खुश रहोगी, वरना मैं तो तुझे अच्छे से सबक सिखाऊंगी। पूनम के लिए हर दिन दुख भरा साबित होता है। फिर एक दिन जब उसकी सहेली का जन्मदिन होता है, तभी, यार तारा, मैं कुछ नहीं जानती, तुझे पार्टी में आना ही होगा। यार रीचा, तू समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रही? मैं सच में नहीं आ पाऊंगी। प्लीज मेरा इंतजार मत करो और तुम सब अच्छे से एंजॉय करो। ठीक है, अगर तू नहीं आएगी तो मैं भी अपना जन्मदिन मनाऊंगी ही नहीं। अरे यार, अब भला ये कैसी जिद हुई? देख, तू अच्छी तरह से जानती है कि तू मेरे लिए कितनी स्पेशल है, इसीलिए तुझे आना ही होगा। बात खत्म। इतना कहकर रीचा कॉल कट कर देती है और अब तारा बहुत चिंतित हो जाती है। अब मैं क्या करूं? माँ जी से बिना पूछे जाऊंगी तो वो फिर से कलेश कर देगी। नहीं नहीं, हिम्मत जुटाकर एक बार माँ जी से पूछ ही लेती हूँ। हाँ तो हाँ, ना तो ना। फिर तारा पूनम के कमरे में जाती है और तब पूनम टीवी देखने में व्यस्त होती है और वो तारा का सवाल ठीक से सुने बगैर ही वो उसे हाँ बोल देती है। क्या सच में माँ जी? पहली बार आपने मुझे किसी चीज के लिए अनुमति दी है। थैंक यू सो मच माँ जी। हाँ हाँ, अब जा और ठीक से सुनने दे मुझे। तारा अब खुश होकर पार्टी में चली जाती है और उसे रात में आते आते काफी देर हो जाती है। और तभी, वहीं पर रुक जा, दरवाजे से अंदर आने की जुर्रत भी मत करना। क्या? बिल्कुल सही सुना तूने। अरे ऐसे छोटे और घटिया कपड़े पहनते हुए तुझे शर्म नहीं आई क्या? और अब जब लौट कर भी आई है तो इतनी देर रात गई, नालायक कहीं की। कहाँ गई थी तुम बहू? मेरी एक सहेली है रीचा, उसका जन्मदिन था आज, तो उसी के पार्टी में गई थी मैं। और मैंने तो माँ जी से भी पूछा था। माँ जी ही कहती है ना, कुछ भी करने से पहले मेरी अनुमति लिया कर। इसीलिए मैं हिम्मत जुटाकर माँ जी से पूछने गई थी और इन्होंने हाँ की, इसीलिए मैं पार्टी में गई थी। क्या माँ, आपने इसे हाँ कहा? अरे बोरा गई है क्या तू? मैंने कब की हाँ? तू तो मुझे पार्टी के बारे में पूछने तक नहीं आई थी, झूठी मक्कार कही की। अरे माँ जी, मैं अब झूठ क्यों बोलूंगी भला? याद कीजिए, आज जब आप अपने कमरे में टीवी देख रही थी, वो आपका पसंदीदा सीरियल है ना, ससुराल सिमरन का, उसी वक्त आई थी मैं। और मैंने आपसे पार्टी में जाऊँ या नहीं ये भी पूछा था और आपने तब मुझे हाँ कहा था। अरे बावली कही की, मैं तब टीवी देखने में मगन थी। मुझे लगा कि खाने में क्या बनाने वाली है उसके बारे में बता रही है।
इसलिए मैंने बिना कुछ ठीक से सुने बगैर ही हाँ कर दी। और मुझसे अनुमति लेने के लिए तूने जरूर जानबूझकर वही वक्त चुना होगा, क्योंकि तू जानती है ससुराल सिमरन का मेरा सबसे चहीता सीरियल है और तब मैं पूरी तरह उसी में खोई रहती हूँ और इसके चलते मैं तुझे हाँ कर ही दूंगी। अरे नहीं माँ जी, ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरा विश्वास कीजिए। चुप हो जा बहू, बहुत हो गई तेरी नौटंकी। अब तू इस घर में नहीं रह सकती, मतलब नहीं रह सकती। जब से आई है तब से तूने सारे तौर तरीकों को तोड़ दिया है। अरे नहीं माँ जी, ऐसा मत कीजिए, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मुझे इस घर से बेघर मत कीजिए माँ जी। अभी शादी को ठीक से 2 महीने भी नहीं हुए हैं। मैं धीरे धीरे एक अच्छी बहू बनने की पूरी कोशिश कर रही हूँ। प्लीज मुझे एक आखिरी मौका दे दो माँ जी। मैं कोई नियम नहीं तोड़ूंगी और बिल्कुल अनुशासन में रहकर अपनी सारी जिम्मेदारियां बखूबी निभाऊंगी। पापा जी, कार्तिक, आप दोनों तो समझाइए ना माँ जी को। अब जाने भी दो ना पूनम, अगर ये आखिरी मौका मांग रही है तो दे दो इसे। अच्छा अच्छा ठीक है, लेकिन इसके बाद मैं तुझे माफ नहीं करूंगी। सीधे धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दूंगी। ठीक है माँ जी, शुक्रिया। फिर तारा जब घर आती है तब रात में उसे बिल्कुल नींद नहीं आती। दिन ब दिन मेरे लिए यहाँ पर जीना मुश्किल होते जा रहा है। आखिर क्यों ये ससुराल इतना कठोर होता है? एक लड़की अपने अपनों को छोड़कर अपने पति के परिवार को अपना मान लेती है, लेकिन उस पति के परिवार वाले उसे कभी अपना नहीं मानते। और मेरे हिस्से में तो मेरा पति भी मुझे अपना नहीं मानता। और अगर वो मुझे अपना मान लेता तो वो मेरी तरफ से कुछ ना कुछ तो जरूर बोलता, लेकिन यहाँ आकर तो मैं एकदम अकेली पड़ चुकी हूँ। फिर अगले दिन तारा देखती है कि पूनम उसके सारे छोटे कपड़े बाहर चला रही है। अरे माँ जी, ये आप क्या कर रही हो? ये सारे कपड़े क्यों चला दिए आपने? तुझे मैंने कल ही कहा था ना कि ऐसे घटिया कपड़े बिल्कुल शोभा नहीं देते। अगर मेरे घर में रहना है तो साड़ी और सलवार सूट पहनना होगा। ये सब नहीं चलेगा यहाँ पर, समझी कि नहीं? हाँ माँ जी, मैं समझ गई, पर आपको इन सबको यूँ चलाना नहीं चाहिए था। इनमें से आधे फ्रॉक और गाउन तो मेरे पापा ने मुझे दिए थे और अब वो इस दुनिया में नहीं है। वो 2 गाउन्स पापा को बहुत पसंद थे और ये कपड़े उनकी आखिरी निशानी थी। क्या आखिरी निशानी? और ये घटिया कपड़े? अरे क्या बकवास कर रही है तू? चल जा, अब करने के लिए बहुत सारा काम पड़ा है। फिर तारा चुपचाप वहां से चली जाती है। ऐसे ही एक रात तारा जब राजेश और पूनम के कमरे में जाती है तभी माँ जी, पापा जी, ये लीजिए आप दोनों के लिए हल्दी वाला दूध। आप दोनों को खांसी है ना 2 दिनों से, इसीलिए बनाया है मैंने। हाँ हाँ ठीक है, रख दे वहां मेज पर। राजेश और पूनम को पैकिंग करते हुए देखकर तारा उन्हें पूछ लेती है, माँ जी, पापा जी, आप दोनों कहीं जा रहे हो क्या? हाँ बहू, लेकिन सिर्फ हम दोनों ही नहीं, कार्तिक भी चल रहा है हमारे साथ। क्या? लेकिन कहाँ पर माँ जी? गांव में, हमें जमीन के कामों को लेकर वहां पर लगभग 1 हफ्ते तक या फिर उससे ज्यादा दिनों के लिए भी रुकना पड़ सकता है। अच्छा, ऐसी बात है क्या? मैं तुझे ये बात बताने आने ही वाली थी। अच्छा हुआ जब तू ही यहाँ पर आ गई। अब जब हम यहाँ से चले जाएंगे तब तुझे घर में अकेली रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। अपने मायके रहने चली जा। फिर जब हम वापस आ जाएंगे तब तू भी वापस चली आना। ठीक है माँ जी, चली जाऊंगी मैं। मन ही मन ज़्यादा खुश होने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम 1 महीने के लिए नहीं, बल्कि सिर्फ 1 हफ्ते के लिए ही जा रहे हैं। और जाने से पहले भी ढेर सारा काम है तुझे, वो कर ले पहले। जी माँ जी, ज़रूर। खैर, वो सब तो हो ही जाएगा। 1 हफ्ता तो 1 हफ्ता, कम से कम मैं यहाँ से दूर तो हो जाऊंगी। भगवान जी, थैंक यू सो मच मेरी लाइफ में मुझे ये छोटा सा ब्रेक देने के लिए। मुझे इसकी सख्त ज़रूरत थी। कुछ भी कह लो, मायका तो अपना ही घर होता है। पर अब तो मैं अपने घर जाकर जम के मज़े करूंगी। फिर तारा के ससुराल वाले गांव चले जाते हैं और वो अपने मायके चली आती है।
उसके मायके में माँ विद्या के साथ साथ भाई समीर, भाभी रुचिका और उनका बेटा गोलू भी रहता है। अच्छा हुआ बेटा, इसी बहाने तो यहाँ रहने तो आ गई। बहुत याद आ रही थी तेरी। मुझे भी आप सबकी बहुत याद आती है माँ। अरे तारा, पहली बार तुम ससुराल से मायके आई हो, कम से कम कुछ खाने पीने के लिए तो लेकर आती। अरे भाभी, वो जल्दबाजी में मैं भूल गई, लेकिन मैं कल ही जाकर सबके लिए शॉपिंग करूंगी। ठीक है तारा। बहू, जा बेटा, जाकर नाश्ता बना दे। और माँ, तब तक मैं अपने कमरे में जाकर सामान रखती हूँ और फ्रेश होकर नीचे आ जाती हूँ। अरे तारा बेटी, ऊपर मत जा। लेकिन क्यों माँ, मेरा कमरा तो ऊपर ही है ना। अरे बेटा, तेरी शादी के 2 दिनों बाद ही वो कमरा गोलू का हो गया है। उसे अपना अलग कमरा चाहिए था ना, जिसमें दीवारों पर ढेर सारे कार्टून बने हो, हर तरह से एकदम अनोखा हो। वैसा कमरा बना दिया है उसने तेरे कमरे को। अब तू अपना सारा सामान गेस्ट रूम में रख दे और सोने के लिए रात में मेरे कमरे में आ जाया कर। मैं चंपी करके सुलाया करूंगी तुझे मैं। लेकिन ये आपने होने कैसे दिया माँ? वो कमरा मेरा था और आपको पता है ना, पूरा बचपन बीता है मेरा उस कमरे में। कम से कम आप लोग मुझसे पूछ तो लेते। अरे तारा, अब एक कमरे के लिए तुम बहस करोगी क्या हमसे? तुम्हारे भतीजे को ही दिया है वो कमरा, किसी पड़ोसी को नहीं। बात कमरे की नहीं है भाभी, उससे जुड़ी यादों की और जज्बातों की है। खैर, अब जब गोलू को उस कमरे से लगाव हो ही गया है तो मैं कुछ नहीं बोलूंगी। चली जाती हूँ मैं गेस्ट रूम में ही। तारा को थोड़ा बुरा लगता है, पर वो इस बात को इतना दिल पर नहीं लेती। कोई बात नहीं तारा, इट्स ओके। गोलू का ही तो हुआ है वो कमरा, और वो तो एक छोटा सा बच्चा है यार। लेकिन फिर भी बुरा तो बहुत लग रहा है मुझे। मेरा कमरा। अब तारा अपने मायके में रहते हुए ज्यादा काम नहीं करती और यह देखकर विद्या उससे कहती है, तारा बेटा, मुझे तुझसे कुछ कहना है। तू बुरा तो नहीं मानेगी ना? अरे नहीं माँ, बोलिए ना, क्या कहना है आपको? देख बेटा, जब से तू यहाँ पर आई है तूने इतना कुछ काम नहीं किया है। तेरी भाभी अकेले ही सब कुछ कर रही है। जरा जाकर उसका हाथ बटा देना बेटा। लेकिन माँ, अगर मैं मायके आकर आराम नहीं करूँगी तो कहाँ पर करूँगी? और किसने कहा है कि मैंने कोई काम नहीं किया है? मेरे हिस्से के सारे जरूरी काम कर दिए हैं मैंने। खुद से खाना लेती हूँ, खुद से ही अपने बर्तन धो देती हूँ, खुद से ही अपने कपड़े भी धो देती हूँ, अपना कमरा भी खुद ही साफ करती हूँ मैं। और अब क्या करूँ मैं? वैसी बात नहीं है बेटा। अगर तू उसका हाथ नहीं बटाएगी तो फिर वो कुछ बोल देगी तो तुझे ही बुरा लगेगा ना। इसलिए खामोखा झगड़े ना हो। इससे अच्छा तो यही होगा ना कि तू ये टीवी देखना छोड़कर उसकी मदद कर दे। ठीक है माँ। तारा को अब बहुत गुस्सा आता है, पर फिर भी वो अपने गुस्से को काबू करते हुए रसोई में जाकर रुचिका की मदद करने लगती है। अरे, बड़ी जल्दी आई तुम मेरी मदद करने। अरे भाभी, वो मैं एक मूवी देख रही थी ना, तो वो अभी खत्म हो गई, तो मैंने सोचा कि आपका हाथ बटाने आ जाऊं। बताइए ना, क्या काम करूं मैं? आटा तो गूंद दिया है मैंने, तो सबके लिए रोटियां बना दो। क्या कहा? रोटियां? हाँ, तो रसोई में आकर चोटियां बनाओगी क्या? रोटियां ही बनाओगी ना? चलो, अब जल्दी बनाओ, तब तक मैं चटनी बना लेती हूँ। अच्छा ठीक है भाभी, बना देती हूँ मैं। ये भाभी भी कुछ कम नहीं है, जानबूझकर मुझे इतना सारा काम दे दिया। ना तो ससुराल में सुख है, ना ही मायके में। ये कहाँ फंस गई मैं? फिर ऐसे ही रात के खाने के समय। और तारा, सब ठीक? हाँ भैया, आप बताइए। सब बढ़िया है तारा। वैसे कितने दिनों के लिए आई हो तुम? समीर का ये सवाल सुनकर तारा को कुछ ठीक नहीं लगता। मतलब तू यहाँ पर कितने दिनों के लिए है? जाने का कब प्लान है तेरा? वो मैं 1 हफ्ते के लिए आई हूँ। अब पता नहीं, कार्तिक ने मुझे बताया नहीं कि वो लोग वापस कब आने वाले हैं। अच्छा, कोई बात नहीं। फिर बाद में अपने कमरे में जाकर, ये भैया ने मुझे इस तरह से सवाल क्यों किया?
मेरा घर होकर भी मुझसे सवाल किया जा रहा है कि मैं यहाँ पर कितने दिनों के लिए आई हूँ और कब वापस जाऊंगी। मैं जानती हूँ कि उनके कहने का उद्देश्य बुरा नहीं था, पर उन्हें सोच समझ कर पूछना चाहिए था ना। पता नहीं क्यों जब से मैं यहाँ पर आई हूँ तब से सब कुछ एकदम अलग अलग लग रहा है। सब कुछ अपना होकर भी पराया सा लग रहा है। फिर तारा गांव गए ससुराल वालों को फोन करती है, तभी वो लोग उसका कॉल ही नहीं उठाते। जब से गांव गए हैं बस एक बार ही कॉल पर बात हुई है। गांव जाकर तो ये लोग मुझे भूल ही गए हैं। किसी को भी मेरी नहीं पड़ी। माँ जी और पापा जी बात ना करे तो कोई गम नहीं, लेकिन कम से कम मेरे पति को तो कॉल करना ही चाहिए था। फिर ऐसे ही एक सुबह सभी घर के रिनोवेशन के बारे में बातचीत कर रहे होते हैं। पापा पापा, मैं खेलने जा रहा हूँ, पर उससे पहले बता देता हूँ, मुझे मेरे कमरे में स्पाइडरमैन का कपबोर्ड चाहिए और साथ ही दीवार पर ब्लू कलर, क्योंकि ब्लू मेरा फेवरेट कलर है। ठीक है बाबा, समझ गया मैं। जल्दी खेल कर आना। होमवर्क भी करना है तुम्हें वापस आकर। आज छुट्टी है, इसका मतलब ये नहीं कि सारा दिन बस खेल कूद में ही गवा देगा तू। ओके पापा। इतना कहकर गोलू खेलने के लिए चला जाता है। देखो भाई, जो भी करना हो कर लो, पर सबसे पहले घर के सारे फर्नीचर हटाओ। सारे बाबा आदम के जमाने के हैं, अब नए जमाने के फर्नीचर लाते हैं। देख बहू, तुझे अपने कमरे के फर्नीचर को बदलना है तो बदल, लेकिन मैं तो नहीं बदलने वाली। पर माँ जी, अरे बाबा, फर्नीचर वगैरह बाद में देख लेंगे। सबसे पहले हमें रसोई ठीक करनी है, क्योंकि सबसे ज़्यादा दिक्कतें तो रसोई में ही हो रही है। अरे भैया, मैं तो कहती हूँ कि मॉड्यूलर किचन बनवा लो। मेरी एक सहेली है जो एक इंटीरियर डिजाइनर है, तो वो आपको एकदम कमाल का रिनोवेशन करके देगी। घर पूरा का पूरा नया लगेगा एकदम। ओफो तारा, तू जा यहाँ से, जाकर अपने कमरे में टाइम पास कर। अब तेरा सुझाव देकर कोई फायदा है क्या? तू तो यहाँ पर रहने नहीं वाली। क्या करना है और क्या नहीं ये सब हम देख लेंगे। क्या? तारा को समीर की बातों से काफी दुख होता है। माफ कीजिए भैया, लेकिन आपने जो कुछ भी कहा है वो बहुत गलत कहा है। इतना कहकर तारा अपने कमरे में चली जाती है। अरे तारा, सुन तो ले मेरी बात। तारा बिटिया, अरे रहने दो ना माँ जी, गुस्सा शांत होने पर अपने आप आ जाएगी वो बात करने। लेकिन रात में जब सब खाना खाने के लिए एकत्रित होते हैं, तभी तारा कमरे के बाहर आते ही नहीं। कई बार आवाज लगाने पर भी कोई जवाब ना मिलने पर जब विद्या उसके कमरे में जाती है, तभी ये तारा कहाँ पर चली गई? क्या हुआ माँ? बेटा, तारा अपने कमरे में नहीं है। क्या? अरे घर में ही कहीं होगी वो, जरा ठीक से देखो ना। सभी तारा को पूरे घर में ढूंढते हैं, पर वो उन्हें कहीं नहीं मिलती। भगवान जी, पता नहीं कहाँ चली गई मेरी बच्ची। उन भी घर पर छोड़कर गई है। अरे अब तो शादी हो चुकी है इसकी, फिर भी इसकी बचकानी हरकतें बंद नहीं हुई। इतनी रात को बाहर निकलना, वो भी अकेली, कितना गलत है ये। समीर बेटा, जाकर उसे गली में ढूंढ कर आ। हाँ माँ। समीर जैसे ही घर के बाहर निकल रहा होता है, उतने में वहां पर तारा आ जाती है। तारा बेटा, आ गई तू? अरे कहाँ चली गई थी तू? इतनी रात गए कोई बिना बताए जाता है क्या? आप लोगों के बर्ताव के कारण ही मैं बाहर गई थी। जब से यहाँ पर आई हूँ, मुझे बस पराया ही महसूस कराया है आप लोगों ने। क्या बेटा, ये तू क्या बोल रही है? ऐसा कुछ भी नहीं है। जब आज आप सब लोग रिनोवेशन के बारे में बातचीत कर रहे थे, तब मैंने सुझाव दिया, तो भैया ने जवाब दिया कि मुझे इस घर के रिनोवेशन के बारे में कुछ भी नहीं कहना चाहिए, क्योंकि अब मैं यहाँ पर नहीं रहती ना। क्यों भैया, ये मेरा घर नहीं है क्या? ओफो तारा, ये बात मैंने उस भाव से नहीं कही थी। अरे ये तो मैंने ऐवी कह दिया था। आपने तो ऐवी कह दिया भैया, लेकिन मुझे उस बात का बहुत बुरा लगा। उस दिन भी आप मुझसे पूछ रहे थे कि मैं यहाँ पर कितने दिन के लिए आई हूँ। अपनों से कोई ऐसा पूछता है क्या भला? अब आप ही बताओ माँ। आपने भी मेरा कमरा गोलू को दे दिया। तब मैंने कहा चलो छोड़ो, जाने दो, बच्चा है।
फिर आप मुझे ठीक से आराम भी नहीं करने दे रही थी। कह रही हो कि भाभी को बुरा लगेगा। मतलब ये कोई मेरा घर है ही नहीं, किसी और का घर लग रहा है मुझे। और मैं यहाँ पर बस कुछ ही दिनों के लिए रहने आई हूँ। एकदम पराया कर दिया है आप लोगों ने मुझे। तारा, तुम्हें किसी ने पराया नहीं किया है। तुम बस हर छोटी बात का बतंगड़ बना रही हो और अपने दिल पर लगा रही हो। रुचिका बिल्कुल सही कह रही है तारा। और उस दिन भी मैंने तुझसे बड़े साधारण तरीके से ही पूछा था। उल्टा तेरे आने से तो मुझे खुशी हुई है। इसलिए प्लीज तू अपने मन में कुछ भी गलत सलत मत ला। हाँ बेटा, ये घर तेरा था, है और हमेशा रहेगा। तू खुद को पराया महसूस क्यों करा रही है? देख बेटा, मैंने तुझे ये बात पहले भी समझाई है। जीवन में हर छोटी छोटी बात के बारे में इतना सोचती रहोगी तो जिंदगी जीना मुश्किल हो जाएगा। वो बात नहीं है माँ, लेकिन कुछ चीजों को मैं चाहकर भी नजरअंदाज नहीं कर सकती। अरे मेरी लाडो रानी, अब गुस्सा थूक भी दे। हाँ यार तारा, अब शादी के पहले भी मैं तेरे साथ कितनी मस्ती किया करता था। तब तो तुझे कोई फर्क नहीं पड़ता था। और अब तो इतनी छोटी सी बात को लेकर इतना बड़ा राई का पहाड़ क्यों बना रही है? सब नौटंकी है इसकी, दूसरों का ध्यान अपनी तरफ करने के लिए। चलो बैठ जा, हम सब साथ में खाना खाएंगे। आजा। फिर तारा सबके साथ बैठ जाती है और सभी उसके साथ अच्छी तरह से पेश आते हैं, जिसके बाद वो अपना गुस्सा भूल जाती है। फिर अगले दिन, कार्तिक, बड़ी जल्दी कॉल किया तुमने। जब से गए हो तब से केवल एक ही बार कॉल किया है। मैं जिंदा हूं कि मर गई हूं, इससे तुम्हें कोई फर्क पड़ता भी है कि नहीं? ये बकवास भरी बातें मेरे साथ मत किया करो। मैंने तुम्हें ये बोलने के लिए कॉल किया है कि हमें और 3 से 4 दिन लग जाएंगे, उसके बाद ही आएंगे हम। और तब तक तुम अपने मायके में ही रहो। अच्छा ठीक है बाबा। वैसे वहां का मौसम कैसा है? वीडियो कॉल करो ना मुझे। कार्तिक, अरे ये क्या, इसने तो फोन काट दिया। इस आदमी के पास तो मेरे साथ बात करने का समय भी नहीं है। मेरी तो किस्मत ही फूटी है। तभी वहां पर विद्या आती है। तारा बिटिया, दामाद जी वाकई में व्यस्त होंगे, इसलिए तुझसे ठीक से बात नहीं कर पाए। छोड़ ना, इतना गुस्सा मत हो। और ये देख, मैंने तेरी पसंद का गाजर का हलवा बनाया है। तुझे बहुत पसंद है ना? अरे वाह, गाजर का हलवा, क्या बात है माँ। थैंक यू सो मच। अब तो मैं इस हलवे पर टूट पड़ूंगी। अगली कही की। फिर रात में जब रुचिका और समीर सो रहे होते हैं, तभी अचानक गोलू नींद से उठकर उनके पास आ जाता है। अरे गोलू बेटा, क्या हुआ है? तुम इतनी रात को यहाँ हमारे कमरे में क्या कर रहे हो? गोलू, बच्चे इधर आओ मेरे पास, बताओ क्या हुआ है? मम्मा डाडा, बुआ के कमरे से बहुत तेज आवाज आ रही है, इसीलिए मुझे निन्नी ही नहीं आ रही। इसलिए मैं यहाँ पर चला आया और अब मैं यहीं पर सोऊंगा, क्योंकि सुबह जल्दी भी उठना है मुझे। मेरी फुटबॉल मैच है ना। ठीक है बेटा, तुम सो जाओ यहीं पर। रुचिका और समीर को बहुत गुस्सा आता है और वो दोनों अब गोलू को सुलाकर तारा के कमरे में जाते हैं। और रुचिका तारा से बिना पूछे ही टीवी बंद कर देती है। अरे क्या हुआ भाभी, आपने टीवी क्यों बंद कर दिया? कितना अच्छा सीन चल रहा था। तारा, तुम अपनी अकल ससुराल में ही छोड़कर आई हो क्या? मतलब? अरे मतलब ये है कि रात के 1 बजे इतनी तेज आवाज में टीवी कौन देखता है? तुम्हें पता है ना, गोलू का कमरा तुम्हारे कमरे के बगल में ही है। अगर टीवी की आवाज से वो उठ जाएगा तो उसकी नींद खराब हो जाएगी। इसके बारे में भी तो सोचना चाहिए था ना तुम्हें। सॉरी भैया भाभी, लेकिन। अरे क्या सॉरी तारा, अगर तुम्हें डांटेंगे तो तुम वापस गायब हो जाओगी। और अब तुम बड़ी हो चुकी हो, इसलिए बच्चों की तरह बर्ताव मत करो। शादी करके अपने मायके में आई हो तो जरा लिहाज से रहो। जरा तो दूसरों के बारे में सोच लिया करो। इस घर में तुम अकेली नहीं रहती, हम भी रहते हैं यहाँ पर। अरे इसे क्या है, ये तो उठेगी महारानियों की तरह देर से। कल सुबह हमें उठना है जल्दी, लेकिन जब तक तुम यहाँ पर हो तब तक रात में टीवी बिल्कुल भी मत चलाना। चलो समीर। फिर वो दोनों वहां से चले जाते हैं। ये मत करो, वो मत करो,
अरे मैंने इतनी तेज आवाज भी नहीं रखी थी। मुझे अच्छी तरह से पता है कि बगल के कमरे में गोलू सो रहा है और गोलू की नींद मेरे टीवी के कारण नहीं बल्कि किसी और कारण से टूटी होगी और वो पागल मेरे ऊपर इल्जाम लगा रहा है। फिर अगले सुबह जब गोलू खेल रहा होता है तभी तारा उसके पास जाती है। बस खेलता ही रहे तू गोलू, जब से आई हो तब से तेरे हाथ में मैंने एक भी किताब नहीं देखी। अरे बुआ, कर लूंगा मैं पढ़ाई, आप टेंशन मत लो। वैसे बुआ, आप मेरे घर में क्यों आई हो? क्या कहा? मेरे घर में? अरे बदतमीज लड़के, ये मेरा घर क्या होता है? ये घर हमारा है। जितना तेरा है उतना मेरा भी तो है, समझा कि नहीं? नहीं नहीं, ये घर मेरा है, आपका नहीं। गोलू, ये घर मेरा भी है। नहीं नहीं नहीं, ये घर सिर्फ मेरा है। अरे क्या हो गया? देखो ना माँ, आपका लाडला पोता कैसी बातें कर रहा है। अभी से ही मेरा घर तेरा घर कर रहा है। अब इसे समझना चाहिए ना कि ये घर जितना इसका है उतना मेरा भी तो है। छोड़ ना बेटा, तू भी क्या इसके साथ बहस कर रही है? अरे अभी तो ये छोटा बच्चा है, इसे कहाँ इतनी समझ है? अरे सब समझता है इसे माँ, और अगर हमने इसे अभी नहीं रोका तो ये आगे चलकर बिगड़ जाएगा माँ। आपको और आपके बेटे को तो इसकी कोई गलती दिखाई नहीं देती और बस लाड़ प्यार करके बिगाड़ते जा रहे हो इसे। उतने में वहां पर रुचिका और समीर भी आ जाते हैं। तारा, हमारे पीठ पीछे क्या कह रही हो तुम? अब तुम हमें सिखाओगी कि बच्चों पर कैसे ध्यान देना चाहिए? हाँ तो क्या गलत कहा मैंने भाभी? ये गोलू तो अभी से ही मेरा घर कर रहा है। अब इसे आपको ही समझाना होगा कि मेरा घर कहने के पीछे स्वार्थ होता है, वही हमारा घर कहने पर अपनापन और इज्जत होती है। तुझे नहीं लगता तारा कि तू हर बात को कुछ ज्यादा ही रबर की तरह खींच रही है? अरे मेरा बेटा अभी बच्चा है, उसे इतनी समझ नहीं है, लेकिन तू तो बड़ी है, तो फिर तू समझ के क्यों नहीं लेती? अरे बच्चा है कहकर इसकी गलतियों को आप नजरअंदाज करते हो भैया, लेकिन आपको इसे सुधारना चाहिए। बस तारा, अब बहुत हो गया। मैं तेरा बड़ा भाई हूं और एक बच्चे का बाप भी हूं, इसीलिए ये ज्ञान तो मुझे मत दे। मैं और रुचिका अपने बेटे को देख लेंगे और तू अपनी घर गृहस्थी संभाल पहले। आजकल तेरी जबान कुछ ज्यादा ही चल रही है। वही तो, कुछ दिन आई है तो चुपचाप रहकर जाने की जगह इसे तो रोजाना कुछ ना कुछ करना ही होता है। ठीक है, अगर आप लोगों को यही लगता है कि मेरी जबान कुछ ज्यादा ही चल रही है तो मैं वापस यहाँ पर कभी नहीं आऊंगी। आपको अपने बेटे की जगह मैं गलत लग रही हूँ ना, तो फिर यही सही। अरे पर तारा बेटी, मेरी बात तो सुन। नहीं माँ, अब मुझे कुछ भी नहीं सुनना, जाना चाहती हूँ मैं यहाँ से। अब तारा गुस्से में अपना सामान पैक करने लगती है। ये तू क्या कर रही है बेटा? मेरी बात तो सुन ले। आप बस अपने बेटे और पोते को ही देखिए माँ, मैं जा रही हूँ यहाँ से। और शुक्रिया माँ, मुझे शादी के ठीक 2 महीनों के बाद आप लोगों ने आपकी जिंदगी में मेरी असली जगह दिखा दी, लेकिन अब से मैं आप लोगों के घर में कभी नहीं आऊंगी। आप लोगों को आपका ये घर मुबारक हो। लेकिन बेटा, जाने दीजिए माँ उसे, लौटकर खुद ही आ जाएगी। गुस्से में बस घर छोड़कर भागना ही आता है इसे, कोई जिम्मेदारी है ही नहीं। और नहीं तो क्या। लेकिन तारा बेटा, तू कहाँ जा रही है? तेरे ससुराल वाले अभी तक आए भी नहीं बेटा। मैं मेरी सहेली रिचा के पास जा रही हूँ, वहीं पर रह लूंगी। ससुराल वाले कल या परसों तक आ जाएंगे, लेकिन मैं यहाँ पर अब एक पल के लिए भी नहीं रुकने वाली। और हाँ माँ, आपको मेरी कसम, प्लीज मुझे वहां पर लेने मत आना। चलती हूँ मैं। फिर तारा अपना मायका छोड़कर चली जाती है और वो रिचा के पास जाकर उसे सब कुछ बताती है। रिचा की अभी तक शादी नहीं हुई होती और वो अपनी माँ के साथ रहती है। और ये सब हुआ रिचा, जिसके बाद मैं सीधे यहीं पर चली आई तेरे पास। ऐसे घर वाले हैं यार तेरे। शादी के बाद सब कुछ बदल चुका है रिचा। वो घर मेरा घर लग ही नहीं रहा। माँ का मेरे प्रति प्यार, भैया भाभी गोलू, सब बदल चुके हैं।
यार तारा, तेरी कहानी सुनकर तो अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं शादी करूं ही ना। नहीं ऋचा, मेरे साथ ऐसा हो रहा है इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि यही सब कुछ तेरे साथ भी होगा। बस एक बात ध्यान में रखना, जिससे भी तू शादी करेगी उस लड़के की सोच दबी हुई नहीं बल्कि खुली हुई हो, और साथ ही उसके घर वाले भी वैसे ही हो। और बाकी तो तेरी मम्मी मेरी माँ की तरह बिल्कुल नहीं है। तेरी मम्मी काफी समझदार है और उनकी सोच भी जमाने के साथ बदल चुकी है। हाँ तारा, सही कहा तूने। और अब मैं तो अपने मायके वालों या ससुराल वालों की सोच नहीं बदल सकती। खैर, प्लीज मुझे तेरे पास रुकने दे। जब मेरे ससुराल वाले गांव से वापस आ जाएंगे तब मैं वापस चली जाऊंगी। लेकिन तुझे मेरे यहाँ रुकने से कोई दिक्कत तो नहीं होगी ना? अरे पागल है क्या तू? मुझे भला कैसी दिक्कत हो सकती है? तू यहाँ पर जितने दिन रहना चाहती है उतने दिन रह ले, झल्ली कही की। शुक्रिया ऋचा, पता नहीं तू नहीं होती तो क्या होता मेरा। अरे कोई बात नहीं यार, चिल मार। तारा ऋचा के पास रहती है और एक दिन बाद उसके ससुराल वाले वापस आ जाते हैं और वो वहां पर वापस चली जाती है। लेकिन ससुराल पहुंचते ही पूनम उस पर चिल्ला पड़ती है। बहू, ये सब करते हुए तुझे शर्म नहीं आई क्या? अरे माँ जी, आप ऐसा क्यों बोल रही हैं? क्या किया है मैंने? इतना सब करके पूछ रही है कि क्या किया है मैंने? सच में माँ जी, आप क्या कह रही हो मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। तारा अब बहुत घबरा जाती है। देखो तारा, गांव से आते वक्त हम तुम्हारे मायके के रास्ते से आ रहे थे और तभी मैंने सोचा कि घर जाते जाते तुम्हें भी मायके से लेते जाओ। फिर जब मैं तुम्हारे मायके गया तब तुम वहां पर थी ही नहीं और तेरी भाभी ने हमें सब कुछ बता दिया है कि कैसे तूने छोटी छोटी बातों पर तमाशा किया है वहां पर, और इसके चलते अपना मायका छोड़कर उस सहेली के पास रहने चली गई। अरे शादी होने के बाद भी ये नहीं सुधरी, इतनी नालायक कैसे हो सकती है तू? देखिए माँ जी, आप लोगों को पूरी बात नहीं पता। मैंने बेवजह वहां से जाने का फैसला नहीं लिया था। वो जो भी हो, लेकिन तूने गलत किया है। देख बहू, एक बात ध्यान में रख, यहाँ पे तेरी वो नौटंकी बिल्कुल नहीं चलने वाली। इसलिए सही से रहना और अपनी बचकानी हरकतें और अपना गुस्सा अपने पास ही रखना। बेशरम कही की। ससुराल में कोई भी तारा से ठीक से बात नहीं करता। तारा को उसकी माँ विद्या कई बार कॉल करती है, पर तारा उसके कॉल ही नहीं उठाती और वो एक वॉइस नोट भेजती है। प्लीज माँ, मुझे बार बार कॉल मत कीजिए, मुझे मेरे हाल पर ही छोड़ दीजिए। जब समय था तब मैं आपको नहीं दिखी, और अब जब मैं आप सबसे दूर हो गई हूँ तब आपको आपकी बेटी याद आ रही है। ये वॉइस नोट सुनकर विद्या चिंतित हो जाती है। हे भगवान, ये लड़की कब तक रूठी रहेगी मुझसे? माँ जी, अब बस बहुत हो गया आपका भी। उस ढीठ लड़की को कॉल या फिर मैसेज कुछ भी मत करना, वरना मैं समीर को बता दूंगी। फिर ऐसे ही एक रोज, अरे कार्तिक, वो कल जब मैं मार्केट गई थी ना, तब मैंने वहां पर एक सुंदर सा ड्रेस देखा। मुझे वो खरीदना है कार्तिक, प्लीज मुझे पैसे दो ना। क्या? अरे यहाँ पर क्या कोई पैसों का पेड़ लगा हुआ है क्या, जो जब मन किया उस पर से पैसे तोड़कर तुम्हें दे दूं? कोई पैसे वैसे नहीं मिलने वाले तुम्हें। पर कार्तिक, अरे सही तो कह रहा है मेरा बेटा। और क्या करना है तुझे ड्रेस पहनकर? कितने सारे कपड़े हैं तेरे पास, बड़ी आई ड्रेस लेने वाली। फालतू के खर्चों में पैसे बर्बाद नहीं करने चाहिए। चुपचाप जो कपड़े हैं वही पहन ले। पर माँ जी, आप तो हर हफ्ते नए कपड़े लेती रहती हो, और आप मुझे ही कह रही हो कि फालतू के खर्चों में पैसे बर्बाद नहीं करने चाहिए। अरे वो मेरे और मेरे पति के पैसे हैं, तुझे उससे क्या? अपनी हद में रहकर बात कर मुझसे, और जितना कहा जाता है उतना ही किया कर। ज्यादा चोरी मत बन। चल अब जा, हम सबके लिए चाय बना कर ला। तारा बिना कुछ कहे ही रसोई में चली जाती है, और तब उसके दिमाग में एक ख्याल आता है। हर बार मुझे अपने निजी खर्चे के लिए पैसे मांगने पड़ते हैं, और पैसे तो नहीं मिलते, लेकिन ढेर सारे ताने और अपमान मिलता है। पता नहीं कब तक ऐसे ही चलता रहेगा। नहीं नहीं, अब मैं भी काम करूंगी और खूब पैसे कमाऊंगी।
मेरे खुद के पैसे, फिर किसी और से पैसे मांगने की कभी नौबत ही नहीं आएगी। तारा अब हिम्मत जुटाकर ये बात सबके सामने कहती है। क्या? हाँ माँ जी, मुझे काम करना है, पैसे कमाने हैं, खुद के पैरों पर खड़ा होना है अब। और उसके बाद मुझे बार बार आपसे या कार्तिक से पैसे मांगने की नौबत ही नहीं आएगी। मैं अपने खर्चे खुद ही उठाया करूंगी, और तो और अपने भविष्य के लिए भी पैसे जोड़ूंगी। लगे हाथ घर में भी पैसे दिया करूंगी। जरा सोचिए माँ जी, इन सब से कितना बदलाव आ जाएगा। हरगिज नहीं। अरे तेरे दिमाग में क्या भूसा भरा हुआ है क्या? ये सारे ख्याल आते कहाँ से है तेरे पास? कोई काम नहीं करेगी तू। माँ बिल्कुल सही कह रही है। अरे घर के काम तो तुमसे संभाले नहीं जाते, और बड़ी आई बाहर जाकर काम करने वाली। और नहीं तो क्या, अरे हमारे घर में खाने के लाले पड़ गए हैं क्या, जो तुम्हें नौकरी करने की जरूरत पड़ रही है? इस घर की औरतें केवल घर के ही काम करती है और पतियों से एक कदम पीछे ही रहती है। वही तो। पर अगर हम इसी सोच को लेकर बैठ जाएंगे तो आगे कैसे बढ़ेंगे? मैंने ग्रेजुएशन किया है, मुझे भी अपना करियर बनाना है। शादी को अब अच्छे खासे 2 से 3 महीने हो चुके हैं, तो अब तो मैं जॉब कर ही सकती हूँ ना। अरे सत्यानाश हो तेरा और तेरी जॉब का। चुपचाप घर बैठकर अपनी गृहस्थी संभाल। अभी तुम दोनों की शादी को 3 महीने पूरे होने आए हैं। 1.5-2 महीने बाद बच्चे की तैयारी करो। एक औरत का जीवन यही होता है। अगर औरत अपनी घर गृहस्थी नहीं संभालेगी तो पूरा घर बर्बाद हो जाएगा। नहीं माँ जी, आपकी सोच गलत है। एक औरत घर गृहस्थी के साथ साथ अपना करियर भी संभाल सकती है। बस उसे एक मौके की जरूरत है। अपने ससुराल वालों की, मायके वालों की, और खासकर अपने पति के साथ की जरूरत होती है। कार्तिक बेटा, समझा दे अपनी लुगाई को कि मुझे इस विषय पर और कोई बहसबाजी नहीं करनी है, वरना मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा। तारा, अंदर चलो। पर कार्तिक, मैंने कहा ना, चलो अंदर। फिर तारा कार्तिक के साथ कमरे में चली जाती है और अब ये सारी बातें तारा ऋचा को फोन पर बताती है। और तभी, देख तारा, तू अपने ससुराल वालों के दबाव में मत आ। ऐसे बेचारी मत बन। अपने हक के लिए, अपने सपने के लिए लड़ यार। तू नहीं करेगी तो कोई नहीं कर पाएगा। हाँ ऋचा, शायद तू सही कह रही है। तू घबराना मत, मैं हमेशा तेरे साथ थी और आगे भी रहूंगी। अब तारा ऋचा से बात करने के बाद बहुत देर तक सोच में ही रहती है। बस अब बहुत हो गया, अब मैं और नहीं सहूंगी। ना मायका ना ससुराल, मेरा कोई भी घर नहीं है। मैं दोनों तरफ से पराई हो चुकी हूँ। ना तो मैं अपनी मर्जी से कुछ कर सकती हूँ और ना ही मेरा किसी भी चीज पर हक है। 2 मिनट का सुकून भी चाहूं तो मेरा ऐसा कोई भी घर नहीं है जहां मैं शांति से रह पाऊं। लेकिन अब बस बहुत हो गया। अब मैंने तय कर लिया है, मैं नौकरी जरूर करूंगी और पैसे भी कमाऊंगी और अपने दम पर एक घर बनाऊंगी जो असल में मेरा अपना घर होगा। तारा अब किसी के भी बारे में बिना सोचे घर बैठे बैठे ही नौकरी की तलाश शुरू करती है। कभी फोन पर तो कभी अखबार में। ऐसे ही एक रोज उसे अखबार में एक बहुत ही अच्छी नौकरी का इश्तिहार मिलता है। अरे वाह, इस अखबार में तो एक नहीं बल्कि 4-4 नौकरियों के बारे में जानकारी दी गई है। इनमें से तो मैं हर एक नौकरी के लिए अप्लाई कर देती हूँ। अगर भगवान की कृपा रही तो मुझे किसी ना किसी जगह तो नौकरी मिल ही जाएगी। फिर तारा उन 4 नौकरी के लिए अप्लाई कर देती है और उसका इंटरव्यू फोन पर ही हो जाता है। ठीक 2 हफ्तों के बाद उसे एक नौकरी से बुलावा आता है और तब वो बहुत खुश हो जाती है। थैंक यू सो मच भगवान जी, मुझे लगा नहीं था कि मुझे ये वाली नौकरी मिल जाएगी, लेकिन आपकी कृपा से मिल गई। फिर वो जाकर घर में सबको इस बारे में बताती है। और तभी, तुम क्या पागल हो गई हो क्या तारा? नहीं कार्तिक, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन अगर मैं इस घर में रहूंगी तो एक ना एक दिन सच में पागल हो जाऊंगी। मुझे अपने बलबूते आगे जाना है कार्तिक। पैसों के साथ साथ नाम और इज्जत भी कमानी है और उसके लिए मुझे नौकरी करनी ही होगी। माँ जी, पापा जी,
आप दोनों बिल्कुल चिंता मत कीजिए। मैं घर और बाहर दोनों तरफ की जिम्मेदारियां बखूबी संभालूंगी। ये तो क्या बकवास कर रही है बहू। तुझे मैंने कहा था ना कि नौकरी वोकरी करने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन उसके बाद भी तूने मेरी बात नहीं मानी और घर बैठे बैठे नौकरी के लिए अप्लाई भी कर दिया और तुझे वहां से बुलावा भी आ गया। अरे कितनी निर्लज्ज है तू। सच में उस दिन तेरी भाभी सही कह रही थी तेरे बारे में कि तू एक नंबर की ढीठ और निकम्मी है। प्लीज मुझ पर विश्वास कीजिए, मैं आपको एक भी शिकायत का मौका नहीं दूंगी और घर का सारा काम होने के बाद ही ऑफिस जाऊंगी। अरे वो तो तू तब कर पाएगी जब तू यहाँ पर रहेगी। मतलब? अगर तुझे इस घर में रहना है तो तू नौकरी बिल्कुल नहीं करेगी, पर अगर तुझे नौकरी ही करनी है तो अभी के अभी निकल जाए इस घर से। क्या? एकदम बराबर माँ। तारा एक पल के लिए शॉक हो जाती है, लेकिन तभी वो साहस करके ससुराल छोड़ने का फैसला ले लेती है। हाँ माँ जी, मैं अपनी नौकरी को ससुराल या अपने मायके से बढ़कर रखूंगी, क्योंकि मुझे अब काम करना है, किसी की गुलामी नहीं करनी। मैंने आज तक आप सबके लिए बहुत कर लिया, लेकिन उसके बदले में मुझे अपमान और दर्द के सिवा कुछ भी नहीं मिला। इसलिए अब मैं नौकरी करना चाहती हूँ। अरे जा जा, जाकर फिर से लौट आएगी यहाँ पर। बेवकूफ कहीं की। पिंजरे से उड़ना तो आसान है, लेकिन उड़ान भरना बहुत मुश्किल। अरे तेरा तो रहने का भी कोई ठिकाना नहीं रहा, क्योंकि तूने तो अब तेरे मायके में भी कांड कर दिया है। कहाँ जाएगी इस हालत में तू? आप उसकी चिंता मत कीजिए माँ जी, क्योंकि अब मैं जहाँ भी जाऊंगी अब से सुखी ही रहूंगी। इतना कहकर तारा ससुराल छोड़कर चली जाती है और उसका यह जवाब सुनकर सभी घर वाले गुस्से में आग बबूला हो जाते हैं। फिर तारा वहां से ऋचा के घर चली जाती है। मुझे माफ कर दे ऋचा, लेकिन तेरे घर के अलावा मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था। बस कुछ दिन रहने दे मुझे यहाँ पर, बाद में मैं अपने लिए घर देख लूंगी। लेकिन इस महीने में तुझे कोई पैसे नहीं दे पाऊंगी, लेकिन जब मेरी पहली पगार हो जाएगी तब मैं तुझे सारे पैसे दे दूंगी। ओह तारा, तू पागल हो गई है क्या? अरे ये तेरा ही घर है और तुझे पैसे देने की कोई जरूरत नहीं है। नहीं ऋचा, एक औरत की इज्जत क्या होती है ये मुझे समझ आ चुका है। माना कि तू मेरी पक्की सहेली है, लेकिन फिर भी मैं अब अपने आत्मसम्मान के साथ ही जीवन जीऊंगी। यार तारा, तुझ में आई है बदलाव को देखकर मुझे बहुत खुशी मिल रही है। आखिरकार तुझ में उस पिंजरे को तोड़कर उड़ान भरने की हिम्मत आ ही गई। तारा अब नौकरी करने लगती है और वो अपनी जिंदगी में बहुत खुश भी होती है। लेकिन जैसे ही पूनम ये बात विद्या को बताती है, विद्या बहुत परेशान हो जाती है। ये लड़की बोरा गई है क्या? इसने तो अब अपना ससुराल भी छोड़ दिया। समीर बेटा, तू चल मेरे साथ। वो ऋचा के पास गई है, मैं उसे मनाऊंगी तो वह समझ जाएगी। चल बेटा। हाँ माँ। फिर समीर और विद्या दोनों तारा के पास जाते हैं और उसे वापस ससुराल जाने के लिए कहते हैं। देख तारा, ये सब करने से कुछ नहीं मिलने वाला। अरे अकेले तू कैसे रहेगी? अपनी इतनी अच्छी खासी घर गृहस्थी को मत छोड़। परिवार के बिना एक व्यक्ति कुछ भी नहीं कर पाता। मेरा कोई परिवार नहीं है। जिनको मैंने अपना माना उन्होंने मुझे एक पल में ही पराया कर दिया, और आप लोग भी यहाँ से चले जाइए। अब जब मैं आगे बढ़ रही हूँ तो आप लोगों से ये देखा भी नहीं जा रहा क्या? मुझे मेरी जिंदगी अपने हिसाब से जीने दीजिए। नहीं बेटा, ऐसा मत बोल। वापस अपने घर चल। कौन सा अपना घर माँ? ना मायका ना ससुराल, कहीं पर भी मुझे अपनापन नहीं मिला। शादी के बाद जब मैं मायके आई तब आप लोगों ने भी असली रंग दिखा दिए। लेकिन अब बस माँ, बहुत हुआ। चले जाइए आप दोनों यहाँ से। पर बेटा मेरी बात तो सुन ले। लेकिन तारा उन लोगों की एक नहीं सुनती। इधर पूनम को घर के सारे काम खुद को ही करने पड़ते हैं, जिस कारण वो बहुत परेशान हो जाती है। कार्तिक बेटा, अब तू ही जा और लेकर आ उसे। उस लड़की ने तो अपने मायके वालों की भी बात नहीं सुनी, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि वो तेरी बात जरूर सुनेगी। कहीं ना कहीं उसके दिल में भी तेरे लिए प्यार था और वो अब भी रहेगा।
देख बेटा, मैं ये घर अकेली नहीं संभाल सकती, इसीलिए तू जा और लेकर आ उसे। ठीक है माँ। फिर कार्तिक तारा के पास चला जाता है। देखो तारा, मैं तुम्हें यहाँ पर समझाने के लिए नहीं बल्कि सीधे लेने आया हूँ। चलो, घर चलो। नहीं कार्तिक, मैं नहीं आऊंगी। देखो तारा, जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाओ। एक नई शुरुआत करते हैं हम। मैं अपनी नई शुरुआत कर चुकी हूँ कार्तिक, और वो भी अकेले रहने की। पर मुझे उस घर में बिल्कुल भी नहीं आना जहाँ मेरी और मेरे सपनों की कोई इज्जत नहीं है। अरे कौन से सपने? क्या मिलने वाला है तुम्हें अकेले रहकर? तुम अकेले कुछ भी नहीं कर पाओगी। देखो, बहुत इज्जत के साथ कह रहा हूँ, चलो वापस। लोगों के घर मुझे तमाशा नहीं करना है। पहली बात तो ये है कि मैं अकेले रह पाऊंगी, और दूसरी बात ये है कि मुझे तुम जैसों की इज्जत की कोई जरूरत नहीं है। इसीलिए अपनी इज्जत अपने पास ही रखो और निकल जाओ यहाँ से। तुम्हारी इतनी जुर्रत? आवाज नीचे। अब मैं पहले वाली तारा नहीं रही जो चुपचाप तुम्हारा सब कुछ सुनकर लूंगी। मुझे तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के साथ कोई रिश्ता नहीं रखना। चले जाओ यहाँ से, और फिर कभी मत आना यहाँ पर, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुम जानते नहीं हो, अगर एक औरत ठान लेना तो वो कुछ भी कर सकती है। उसे कमजोर समझने की गलती मत करना। इतना कहकर तारा कार्तिक के मुंह पर दरवाजा बंद करती है, और कार्तिक तो बस ये सब देखता ही रह जाता है। तारा सबसे दूर होकर खुद को पाती है, और जीवन में कड़ी मेहनत करके एक दिन अपना खुद का घर बना ही लेती है, जिसमें वह बेहद खुश रहती है।